अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू TSM एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, क्या कंसेप्ट है इसका, और इससे रिलेटेड जो फार्मूलाज और फिर कुछ क्वेश्चंस हैं हम उसको भी देखेंगे। सबसे पहले याद रखें कि जब भी वर्ड रिफ्रैक्शन का आए तो इसका मतलब होता है इट इम्प्लाइज़ कि यहाँ पे चेंज इन डायरेक्शन होगी, कि जो भी वेव है, जो कि इस केस में हम लाइट की बात करें तो लाइट की डायरेक्शन में चेंज वो कब होता है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एयर है, ये वाली एयर है लेट्स सपोज, और फिर ये नीचे ग्लास है। जब लाइट एयर से ग्लास में जाएगी तो इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधा नहीं जाती, ये बेंड कर जाती है, इसकी डायरेक्शन में बेंड होता है। और यह हम इसी तरह ग्लास से एयर में जाए तो इसकी डायरेक्शन में चेंज आ जाता होता है। तो एयर से ग्लास में जाते हुए ये जो बेंडिंग होती है इस तरह से बेंड करती है, और फिर ये बेसिकली यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रा करते हैं, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करती है। और फिर जब ग्लास से ये अगर फ़र्ज़ करें नॉर्मल है तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या करती है कि ये उससे नॉर्मल से अवे मूव करती है, ये इस तरह से इधर को बेंड कर जाती है। तो ये जो चेंज इन डायरेक्शन है, दिस इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये कब होता है, क्यों होता है, इसको हम अभी देखते हैं। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है कि although light travels in straight line in transparent material, if it passes into a different material it changes direction at the boundary between the two। यानी कि टू डिफरेंट मटेरियल्स की जो बाउंड्री है वहाँ पे डायरेक्शन चेंज होती है, उस चेंज इन डायरेक्शन को बेंड कहते हैं। और दिस बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर मटेरियल इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो अब ये रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन हमने देख ली कि एक मीडियम से या एक मटेरियल से दूसरे मीडियम या दूसरे मटेरियल में जब जाती है तो लाइट बेंड होती है। तो अब इसके लिए जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो रे आ रही है इस पॉइंट पे हिट करने से पहले जो रे आ रही है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे या रे ऑफ इंसिडेंस। इस जिस पॉइंट पे हिट करती है मीडियम की सरफेस को, वहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं जिसको नॉर्मल बोलते हैं। एयर और इस परपेंडिकुलर इंसिडेंट रे और इस नॉर्मल के दरमियान जो एंगल है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस आई से शो करते हैं। फिर ये रे ऐसे बेंड की तो ये जो रे है ये रिफ्रैक्टेड रे है। इस रिफ्रैक्टेड रे और इस नॉर्मल के दरमियान जो एंगल है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब उसके बाद जो एक पॉइंट याद रखने वाला है कि ये रे अगर वैसे सीधी जाती तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये इस डायरेक्शन में बेंड कर गया है, ये ऐसे आ रही है। तो ये जो बेंडिंग है ये टुवर्ड्स नॉर्मल है, कि नॉर्मल है ना तो नॉर्मल वाली तरफ आई है, टुवर्ड्स नॉर्मल है। तो ये रूल याद रखें कि जब भी एयर जो है वो लेस डेंस मटेरियल है, ग्लास जो है वो मोर डेंस मटेरियल है। जब भी रे लेस डेंस से मोर डेंस मटेरियल में जाएगी, मीडियम में जाएगी, तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी। लेस डेंस से मोर डेंस में जाते हुए जो रिफ्रैक्शन होगी वो होगी टुवर्ड्स नॉर्मल। और अगर मोर डेंस से लेस डेंस में जाएगी तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी। यहाँ पे देखें, अब ये जो रे आ रही है ये दोबारा इस सरफेस के हिट की। अब ये ग्लास है वो मोर डेंस है, ये नीचे एयर है ये लाइट डेंस है। तो मोर डेंस से लेस डेंस या लाइट डेंस मटेरियल पे जब लाइट जाएगी तो वो नॉर्मल इस तरफ है, इसको एक्चुअली में इधर आना चाहिए था, लेकिन ये उससे परली तरफ यानी कि इधर मूव करके गई है, नॉर्मल से परे, नॉर्मल से अवे मूव करके गई है। तो यूँ रूल याद रखें कि लेस डेंस से मोर डेंस की तरफ जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी, मोर डेंस से लेस डेंस की तरफ जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंडिंग होगी। तो ये सारा रिफ्रैक्शन का रूल है। आप इसमें आपने ये याद रखना है कि ये रूल याद रखना है कि लेस डेंस यानी कि एयर, इस केस में मोर डेंस यानी कि ग्लास, एयर से ग्लास या लेस डेंस से मोर डेंस की तरफ जाते हो टुवर्ड्स नॉर्मल, और अदरवाइज़ जो है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये तब होगा जब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना वो कोई एंगल बना रही होगी। अगर वो बिल्कुल नॉर्मल के पैरेलल आ रही है यानी कि इस तरह बिल्कुल नॉर्मल की डायरेक्शन में आ रही है तो वो बेंडिंग होगी नहीं, वो सीधी पास आउट हो जाएगी, ठीक है। तो उस केस में कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगी। अब ये सारे रूल्स जो हैं ये यहाँ पे उन्होंने लिखे हुए हैं, कब टुवर्ड्स नॉर्मल कब अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव करेगी। अच्छा, उसके बाद जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो है कि रियल एंड अपेरेंट डेप्थ। अगर आप लोग ये खुद एक्सपेरिमेंट भी करें ना, कि फ़र्ज़ करें ये आपके पास एक गिलास है जिसके अंदर वाटर है यहाँ तक, इसमें जब अगर आप अपना एक पेन रखें
तो ये इसकी एक्चुअली ये यहाँ पे है, लेकिन जब आप देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि इस तरह से बेंड हो गया है और ये आपको कहीं ऊपर से कहीं से नज़र आ रहा है, कहीं ऐसे आ रहा है। तो ये जो रियल डेप्थ है वो ज़्यादा है, अपीरेंट डेप्थ कम है टॉप से। तो ये जो डिफरेंस है ये क्यों होता है? ये होता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि ये मीडियम चेंज होता है, ऊपर एयर है नीचे वाटर है, तो मीडियम चेंज हो रहा है ना, लाइट आ रही है ऊपर एयर से वाटर में, ठीक है, या वाटर से एयर में, तो उसमें रिफ्रैक्शन हो जाती है, बेंडिंग हो जाती है। आप यहाँ से एक्सपीरियंस देख सकते हैं कि एक्चुअली ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, रेज ऑब्जेक्ट से आती हैं और बेंड करके, अब ये देखें वाटर से एयर में जा रही है, बेंड करके आपकी आँख पे ऐसे जा रही हैं। जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि ये रेज़ कहीं पीछे यहाँ किसी पॉइंट से आ रही हैं, तो इमेज यहाँ पे बनेगा, ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे नज़र आएगी। इसलिए जो अपीरेंट डेप्थ है वो हमेशा रियल डेप्थ से कम होती है, वो हमें रियल ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा ऊपर से नज़र आ रही होती है। ये किस वजह से होती है? ये हमें इस वजह से होती है कि लाइट रिफ्रैक्ट करती है। उसके बाद ये उसकी एक एक्चुअल उनका एक इमेज भी उन्होंने शो करवाया हुआ है। अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज़ होगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे, न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है इसको हम देखते हैं कि लाइट इज़ रिफ्रैक्टेड बिकॉज इट्स स्पीड चेंजेस व्हेन इट एंटर्स एन अदर मीडियम। एन एनालॉजी हेल्प्स टू एक्सप्लेन वाई, कि लाइट रिफ्रैक्ट क्यों होती है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, इट्स दैट सिंपल। अगर एयर में उसकी स्पीड डिफरेंट होगी, वाटर में उसकी स्पीड डिफरेंट होगी और किसी ग्लास में उसकी स्पीड डिफरेंट होगी। तो अब होता है कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एयर में जो लाइट की स्पीड है वो है 300,000 किलोमीटर पर सेकंड, ग्लास में जो इसकी स्पीड है वो कम होकर 200,000 किलोमीटर पर सेकंड रह जाती है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि वो हम डिफ़ाइन करते हैं कि स्पीड ऑफ वेव इन एयर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इन दैट मीडियम। अब यहाँ पे जो मीडियम है वो ग्लास है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है 300,000 किलोमीटर पर सेकंड और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास है 200,000 किलोमीटर पर सेकंड। तो इसको जब हमने डिवाइड किया तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का वो है 3/2, तो वो आपके पास ये 3/2 जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया ग्लास का। इस तरह से फाइंड करते हैं, ये किसी भी चीज़ का फाइंड कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है या किसी भी और मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, तो आपको क्या करना है, एयर में स्पीड ऑफ लाइट ये फिक्स होती है 300,000 किलोमीटर पर सेकंड, नीचे उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट लेंगे, डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ वेव्स इनटू डिफरेंट रीजन्स या टू डिफरेंट मटेरियल्स। एक्सपेरिमेंट्स आल्सो शो दैट कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की दूसरी डेफिनेशन आ रही है, वो क्या है कि साइन ऑफ एंगल बिटवीन रे इन एयर एंड नॉर्मल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल बिटवीन रे इन ग्लास एंड नॉर्मल, यानी कि इंसिडेंट एंगल डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव एंगल का साइन लें तो वो भी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू आपके पास दे देते हैं। द मोर लाइट इज स्लो डाउन व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम एंड व्हेन इट एंटर्स अ मीडियम फ्रॉम एयर, किसी एयर से लाइट आ रही है और किसी मीडियम में जाती है, अगर उसकी स्पीड ज़्यादा स्लो हो रही है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा और उतनी ज़्यादा रिफ्रैक्शन होगी। यानी कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो कितनी ज़्यादा कम होगी ये डिपेंड कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ साउंड उतनी ज़्यादा कम होगी उस मीडियम में, तो उतनी ज़्यादा रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगी। तो ये कंसेप्ट है। इसकी अगर दूसरी एग्जांपल देखें तो ये है कि एयर में इसकी स्पीड इतनी है, ग्लास में इतनी है, हमने इनको डिवाइड किया तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 3/2 आ गया, जो हमने ऊपर देखा भी है। इसी से रिलेटेड हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास गिवन है, n गिवन है 1.6। कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, r हमने फाइंड करना है फॉर एन एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है। अब वो जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था ना कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो साइन ऑफ i ओवर साइन ऑफ r के बराबर होता है, तो यहाँ से i गिवन है 24, r हमने फाइंड करना है, n की वैल्यू 1.6 गिवन है, तो यहाँ पे हम r निकालने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, n इंटू साइन r इज इक्वल टू साइन i हो जाएगा और फिर n इस तरह के डिवाइड हो जाएगा, तो साइन r इज इक्वल टू साइन i ओवर n। वैल्यूज़ पुट करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो 0.25 साइन r आ गया। साइन इन्वर्स लेंगे तो r की वैल्यू जो है वो 15 डिग्री आ गई है। इसका मतलब कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना है
और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 15 डिग्री होगा। अब फिर वो कहते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट फाइंड करें ग्लास में। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने हमारे पास है ऊपर गिवन है 1.6, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हमें पता है कि 300,000 किलोमीटर पर सेकंड या 3.0 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, डिवाइडेड बाई n कर देंगे तो इससे आपके पास 1.9 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड आ जाएगी इन ग्लास। अब देखें स्पीड ऑफ लाइट इन एयर थी 3 × 10⁸, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी होगी 1.9 × 10⁸, इनकी कम हो गई है, वो इसी वजह से उसकी रिफ्रैक्शन होती है। अच्छा, अभी जो हमने कंसेप्ट पढ़ना है वो है क्रिटिकल एंगल का